दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है, आज उसी में फिर से हम फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोलने वाले हैं और मैं मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आपसे करवाता हूं। आप उसी सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आज हम उपस्थित हैं। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें। वो जो कॉपी पे अच्छा प्रयास लिखा जाता है ना, उससे कभी आपका मेंस आंसर राइटिंग सही नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। आप किसी भी टीचर के पास पढ़िए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है ना, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरा काम है आपको जागरूक करना, आपको बताना। ठीक है, आप माने मेरी बात को चाहे नहीं माने, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। बट मैं फिर से कहूँगा, आप फर्जी मॉडल उत्तर, अच्छा प्रयास जो कॉपी पे लिखा जाता है, उससे बचेंगे। ठीक है, और यदि आपको कोई समस्या हो, डिस्कशन डिबेट के लिए आपको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा हो, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। दिल्ली में मेरा क्लास चलता है, आप मुझे जानते हैं। और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगा हो यार, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा रिकमेंडेड कीजिए, ताकि ये अच्छी चीज़ें और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये देखिए, जब भी आप यार हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन से टकराओ। हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन से टकराओ। यदि ओरिजिनल क्वेश्चन से नहीं टकराओगे, तुम्हारी अपनी औकात की पता नहीं चलेगी तुम कितने पानी में हो। ठीक है, हल्का क्वेश्चन ना, किसी किताब से सीधे क्वेश्चन को लिख लेना, उसको चेक करवा लेना, 5-7 नंबर बैठा देना, ये सब चलते रहता मार्केट में। तुम भी खुश, टीचर भी खुश, सब खुश, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यूपीएससी, पीसीएस, जिस एग्जाम का भी आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसको टच करो, तब तुम्हें अपने असली कमी का पता चलेगा और ज्ञान का पता चलेगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये सवाल है। कह रहा है कि बांधों की विफलता, क्वेश्चन कह रहा है बांधों, आप बांध जानते होंगे, हमारे यहाँ देश में भी बहुत सारा बांध है यार, जो नदी पे बनाया जाता है, पानी के लिए बनाया जाता है, उसको हम सुरक्षित रखते हैं। जैसे भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है, रेणुका डैम है, कितना सारा डैम है हमारे यहाँ, टेहरी डैम है, हीराकुंड डैम है, सरदार सरोवर डैम है, बहुत सारा डैम है, आप जानते हैं। तो वही हमारा बांध है, जिससे हम नदी उदी पे बना के पानी को रोकते हैं, उसी को बांध कहा जाता है, डैम। तो इन्होंने बता भी दिया आपको कि बांधों की विफलता हमेशा परलकारी होती है। इन्होंने बता दिया है कि हमेशा परलकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर। मतलब जो नीचे की ओर का मतलब होता है जो नीचे वाला क्षेत्र होता है। जैसे आप गंगा के बारे में यदि पढ़ेंगे, तो गंगा का जो उत्तराखंड और यूपी, पश्चिमी यूपी का इलाका है, वो ऊंचा क्षेत्र है। और जो बिहार और पूर्वांचल यूपी का जो क्षेत्र है, उसको निम्न क्षेत्र कहा जाता है, मध्यम क्षेत्र बेसिकली। और जो उससे आगे आप बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, तो वो निम्न क्षेत्र कहा जाता है। निम्न क्षेत्र का मतलब जो क्षेत्र समुद्री नहीं, मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका को निम्न क्षेत्र कहा जाता है, उसी को नीचे वाला क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बिहार में हम देखेंगे, जो गंगा किनारे का टाल वाला इलाका है, वो क्या है, वो निम्न क्षेत्र है, तो नीचे की ओर। इसीलिए कह रहा है कि विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। ये तो आपसे क्वेश्चन में ही बता दिया गया है इतना, कि बांधों की विफलता हमेशा परलकारी होती है। विफलता का मतलब टूटना, डैम फेल्योर और ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक, मतलब हमेशा, ठीक है, ये परलकारी होता है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। यदि आप बिहार के रहने वाले होंगे, बिहार के बारे में थोड़ा मुझे ज़्यादा अनुभव है, चूँकि मैं भी वहीं से हूँ, तो जो सुपौल सहरसा वाला इलाका है ना, उधर तो बाढ़ आते रहती है। बिहार में, अधिकांश बिहार में बाढ़ आते रहती है, तो आपको अनुमान होगा कि कितना नुकसान होता है। आप बेहतर, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिकल जानते हो कितना नुकसान होता है। तो का क्वेश्चन देखिए कहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन शुरू होता है कि बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। और बड़े बांधों की विफलताओं के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, कई बार हम अपने आंसर में बताते हैं कि भाई जब भी आप आंसर लिखो तो एग्जाम्पल डालो। यदि आप एग्जाम्पल नहीं डालोगे तो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाता है, मार्क्स उस तरह से नहीं मिलता है। इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि 2 उदाहरण बताइए, आपसे उदाहरण पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि बांधों की, देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन को सेगमेंट बाय सेगमेंट तोड़ो। यदि नहीं तोड़ोगे तो पता क्या चलेगा, होगा कि जो पूछा गया है वो आप नहीं लिखोगे, और जो आप जान रहे हो और फिर वो आप लिख दोगे। तो इससे फिर क्या समस्या आएगी, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हम भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का।
कि कैसे इसका बॉडी लिखते, कैसे भूमिका लिखते। तो फिर से बता दें, मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में संपर्क कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी शहर से हो, किसी भी माध्यम के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे भूमिका लिखते हैं। भूमिका में क्या लिखा जाएगा, किस शब्द से भूमिका हमारा स्टार्ट होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है मुख्य शब्द। मुख्य शब्द जब हमने आपसे बताया तो बांध। क्वेश्चन क्या है, बांध के चारों तरफ क्वेश्चन घूम रहा है। बांध हमारे सेंटर में है। बांध विनाशकारी, प्रलयकारी। बांध किन कारण से विफल हो रहा है, 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो मुख्य शब्द आपको क्या मिला, बांध। यदि इसी तरह क्वेश्चन में आप मुख्य शब्द खोज लेते हैं तो आपको आंसर लिखना बहुत आसान होता है। अब भूमिका बांध से आप बनाइए। अब आप कहेंगे कि सर बांध से भूमिका में हम क्या लिखेंगे, ये बताइए। तो बांध से रिलेटेड भूमिका आप लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए, जो भी आपको याद है वो लिखिए। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए बांध हम कहाँ बनाते हैं, विभिन्न स्रोतों से, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से आ रही पानी को रोकने के लिए मानवों द्वारा निर्मित संरचना को बांध कहते हैं। अब विभिन्न, हमने क्या कहा आपसे, विभिन्न स्रोतों। अब देखिए ये विभिन्न स्रोतों कौन कौन से हो सकते हैं, विभिन्न स्रोतों हमने ये विभिन्न स्रोतों हमने कहा, जैसे देखिए वो विभिन्न स्रोतों में क्या हो सकता है, नदी हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है, कोई दूसरा समुद्र हो सकता है, समुद्र किनारे से भी हम बांध बनाते हैं। तो हमने क्या कहा आपसे, जो ज्वार भाटा के द्वारा जो पानी आता है, तो उस बांध बनाकर हम उस पानी को रोकते कि नहीं रोकते, तो पानी कहाँ से आता है, समुद्र से वो पानी आता है ना। तो आप जो इसे लिखेंगे नदी, बर्फ या हिम क्षेत्र या समुद्र नहीं, विभिन्न स्रोतों से, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से आ रही पानी को रोकने के लिए। और बांध क्या है, मानव निर्मित संरचना है, ठीक है। कुछ प्राकृतिक बांध भी होता है, लेकिन प्राकृतिक बांध काम का नहीं होता, उसको फिर मानव के द्वारा मॉडिफाई करना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि विभिन्न स्रोतों से आ रहे पानी को, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से आ रहे पानी को रोकने हेतु मानव द्वारा निर्मित संरचना को बांध कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, आप एग्जाम्पल डाल दीजिए, समझ गए। अब विभिन्न स्रोतों को अगर लिख रहे हैं तो कोस्ट में आप नदी, हिमस्खलन आप बर्फीला क्षेत्र आप लिख सकते हैं, बर्फीला क्षेत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है, या हिम क्षेत्र आप लिख सकते हैं। या उदाहरण में भी डाल सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से आ रहे पानी को रोकने के लिए मानव द्वारा निर्मित क्षेत्र को बांध कहते हैं। उदाहरण के लिए नदी पर बनाया जाने वाला बांध, जैसे टिहरी डैम, भाखड़ा नागल डैम, ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने 2-3 तरह से आपको भूमिका बताया। आपको जो भूमिका अच्छा लगता है आप वो भूमिका लिख सकते हैं। तो भूमिका आप समझ गए। भारत में लगभग 5000 से अधिक डैम है, इसको भी आप जिक्र कर सकते हैं इसी कंटिन्यूशन में। उदाहरण के लिए भारत में 5000 से अधिक डैम है जो वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है, वर्तमान में कार्य कर रहा है। ये आपका भूमिका हो गया, समझ गए आप पूरी तरीक़ा से। अब हम बात करते हैं बॉडी पे। तो बॉडी देखिए, बॉडी शरीर में हम क्या लिखेंगे, हमने कहा बॉडी में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेन क्या, आइए कि बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बांधों की विफलता का, तो बस आपको लिखना क्या है, विफलता के, ठीक है, विफलता के विभिन्न कारण। अब देखिए आपको नहीं लगता है कि सीधा क्वेश्चन आप जुड़ चुके हैं, विफलता के विभिन्न कारण। एग्जामिनर भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ टू द पॉइंट आंसर जवाब दिया गया है, जो पूछा गया है वही जवाब दिया गया, घुमाने फिराने का प्रयास नहीं किया गया है, ठीक है। अब आपने इसे किया अंडरलाइन। अरे कहाँ चले गया भाई, आ जाओ यार फिर से। ठीक है, यही था। चलिए अब हमने इसे किया अंडरलाइन। अब इसमें क्या होगा, हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। मैंने बताया कि जितने शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उतने शब्दों में इसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए इससे आप अब यहाँ पे क्या कर सकता है कि आपसे बांध के द्वारा होने वाले हानि को नहीं पूछा गया है। कुछ लोग ये लिख सकता है कि आर्थिक हानि, मानवीय नुकसान, फसल की क्षति। नहीं भाई, वो आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि बांध की विफलता के विभिन्न कारण बताइए, उसके प्रभाव नहीं पूछा गया है। तो ऐसे हम कहते हैं ध्यान रखिए कि पूछा क्या गया, आपको वही लिखना है। अगर बांध की विफलताओं के प्रभाव पूछता तब वो आंसर आप लिखते, लेकिन कारण पूछा गया है। क्योंकि मैंने बहुत लड़कों का कॉपी चेक किया तो वो कारण कम और प्रभाव ज़्यादा लिख दिया, इसलिए हम आपको इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि आपसे ये पूछा गया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, तो पहला कारण क्या है, हमारे यहाँ जो बांध बने, अधिकांश बांध अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, और जो आज़ादी के बना था वो आज़ादी के टाइम पे अधिकांश बांध बना था। तो बांध बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, पुराने बांध, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में लगभग 5000 से अधिक बांध है, जिनमें से अधिकांश बांध पुराने हो चुके हैं।
वो या तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया या आज़ादी के तुरंत बाद उस बांधों को बनाया गया था। ठीक है, तो पहला आप लिख दिए। तो पहला समस्या क्या है कि बांध बहुत पुराना है। अब देखिए, जब इसी तरह कंटिन्यूएशन में लिखे तो पहला पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपको 2 या 3 लाइन लगा, ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना, फिर आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, तो आपने लिख दिया। दूसरा क्या होगा, पुराने बांध को किसकी समस्या होती है, मेंटेनेंस की समस्या होती है, रख रखाव की। तो रख रखाव की समस्या, ठीक है, मेंटेनेंस इंग्लिश वाले मेंटेनेंस लिख लेंगे, हिंदी वाले रख रखाव लिख लीजिए, रख रखाव की समस्या। तो ये क्या है, ये एक समस्या है जिसके कारण बांध हमारा टूटता है, बांध से समस्या घटित होती है, समस्या ये कारण आता है, बांध विनाशकारी होता है। तो रख रखाव की समस्या इंडिया में एक बड़ी समस्या है बांधों की, क्योंकि देखिए बांध जो बना है वो पुराने टेक्नोलॉजी पे बना है, और उस बांध को तोड़ के फिर बांध बनाना ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी वो बांध कहीं बना हुआ इतने सारे पानी को रोक रहा है, तो उसको तोड़ के नए टेक्निक से बांध बनाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस भारत सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो थोड़ी कमजोर तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए बांध जो है ये टूट जाता है, समस्या आ जाती है। तो दूसरा कारण आप समझ गए कि बांध का रखरखाव एक दूसरा समस्या है। तीसरा देखिए, अब जैसे देखिए कुछ क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं भूवैज्ञानिक अस्थिरता। ठीक है, भूवैज्ञानिक अस्थिरता। चलिए, भूवैज्ञानिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है, यदि आप भूकंप, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे भूकंप का। ठीक है, यदि भूकंप जब किस कारण से आता है, भूकंप किन कारणों से आता है, उनको यदि आप एक्सप्लेन करेंगे या उसको यदि आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, तो भूकंप के लिए मानव जनित कारणों में बांध भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, बांध भी एक बड़ी समस्या है। बांध चूंकि क्या है, देखिए बांध जहाँ बनाया सारा पानी एक साइड में रोक दिया गया, तो जो उसको आइसोस्टेसिस कहते हैं, भू संतुलन कहते हैं, वो भूमि का बिगड़ जाता है। तो उस कंडीशन से क्या होता है, जो हमारा भूमि का प्लेट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, प्रॉपर्टी है, वो हिल जाता है। तो यदि आप भूकंप के कारण में पढ़ेंगे या भूकंप से कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो हम उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको ज्योग्राफी में बताएंगे। लेकिन जब भूकंप आती है तो इससे भी भूवैज्ञानिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और बांध में दरार आ जाती है और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमारा भूवैज्ञानिक अस्थिरता था, और इसे आप एक्सप्लेन इस तरीक़ा से करेंगे कि भू संतुलन बिगड़ जाने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि बांध में दरार आ जाती है और इसकी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही पूछा है ना कि बांधों की विफलता क्या कर रहे हैं, तो विफलता की समस्या या विफलता बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को, भूवैज्ञानिक अस्थिरता को समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, चरम मौसमी घटनाएं। ये तो आप, ये पॉइंट जो हम बता रहे हैं इसको तो आप कहीं भी डाल दीजिए, चरम मौसमी घटनाएं। कहेंगे सर कैसे, अब देखिए हमने, आप देखिए जो उत्तराखंड का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, और कुछ दिन पहले सिक्किम में आउटब्रस्ट हुआ था, लेक आउटब्रस्ट हुआ था, जो झील था, लेक था, उसको बांध बना के रोका गया था और लेक आउटब्रस्ट हुआ था और सिक्किम में काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी थी। तो देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, अभी देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारा मानसूनी वर्षा है, जो मौसमी वर्षा है, वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया। मतलब कि जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती थी उस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होने लगा है, और जिस क्षेत्र में परंपरागत रूप से वर्षा हो रहा है वहाँ कम वर्षा होने लगी है। तो आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन कारण जो मौसम पैटर्न है हमारा, जो वर्षा का पैटर्न है, वर्षा उसमें चेंजिंग आया, उसमें परिवर्तन हुआ। इस कारण से क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि हमने पहले हिमाचल में बांध बनाया इस अनुमान से कि यहाँ पे इतना अधिक वर्षा तो होगा नहीं, इतना वर्षा होता है ये बांध उसको कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, पानी को संभाल लेगा। लेकिन क्या हुआ, अचानक से वहाँ मौसमी घटनाएं बढ़ी, जलवायु परिवर्तन कारण वहाँ पे बाढ़ की मतलब वर्षा की समस्या अधिक होने लगी। वर्षा वहाँ पे, अभी केरल का एग्जाम्पल आप जानते हैं, केरल में जो वायनाड में क्या हुआ है, तो वो बांध की समस्या नहीं थी, वहाँ भूस्खलन हुआ, लेकिन क्यों, अत्यधिक वर्षा हो गया। हिमाचल का तो आप जान ही रहे, उत्तराखंड का आप जान ही रहे, तो क्या हुआ, जो अनुमान नहीं लगाया था कि यहाँ पर इतना अधिक वर्षा होगा, बट वहाँ पर उतना अधिक वर्षा हो गया और वो बांध उसे कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं रहा। तो क्या होगा इससे, ये बताइए। तो भूकंप, बांध टूटेगा ना कि नहीं टूटेगा, ये बताइए आप कहेंगे जी। तो ये एक समस्या है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, चरम मौसमी घटनाएं, इसके कारण भी बांध विफल हुआ है और बांध टूटे हैं। तो ये आप, फिर हमने आपसे एक अभी एग्जांपल दिया सिक्किम का कि हिमनदीय झील, जो हमारा हिमनद झील है उसमें विस्फोट होने से, ठीक है, हिमनद झील, आपको हिमनद झील विस्फोट, तो यहाँ पे आप सिक्किम का एग्जांपल ले लीजिए। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि देखिए क्या होता है कि ग्लेशियर है,
हिमनद झील वही होता है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। अब जो जलवायु परिवर्तन हुआ तो पहले ग्लेशियर पिघलने का जो रेशियो था, जो रेशियो पहले ग्लेशियर पिघलने का था, वर्तमान समय में ग्लेशियर पिघलने का रेशियो उससे कई गुना बढ़ गया है। आप जानते हैं, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वेनेजुएला में अगर नहीं संभाला गया तो वहाँ पे ग्लेशियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अब आप देखिए कि जो हमारा अंटार्कटिका का क्षेत्र है, अंटार्कटिका का कितनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहा है, हमारे हिमालय ग्लेशियर कितनी तेज़ी से पिघल रहा है। तो आज से जो 100 साल पहले, 75 साल पहले, 50 साल पहले जो बांध बनाया गया था, तो उस समय ग्लेशियर आउटबर्स्ट इतना नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहा है, तो ये बांध जो है उस पानी को रोक पाने में असक्षम रहा है। और यहाँ पर आप सिक्किम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बताएं कि एग्जाम्पल के साथ यदि आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि हिमनद झील विस्फोट को कैसे एक्सप्लेन करना है, और एग्जाम्पल आपको सिक्किम का दे देना है। अगला पॉइंट लिखिए, तकनीकी समस्या। यह तकनीकी का अभाव या अत्याधुनिक तकनीक का अभाव, आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए, अत्याधुनिक तकनीक का अभाव। अब मैंने क्या कहा कि जो बांध हमारे यहाँ बने हैं वो पुराने टेक्नोलॉजी से बने हैं। यदि आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल याद हो, आंध्र प्रदेश का पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश का, और वो क्या है, पोलावरम परियोजना जो अत्याधुनिक तकनीक से, आज के तकनीक से उस बांध को बनाया जा रहा है। लेकिन जो बांध हमारे इतने दिन पुराने हैं उसमें जो तकनीक लगी थी वो तकनीक आज यूजफुल नहीं रहे। तो जब उस बांध को हम रिपेयर करने जाते हैं आज की तकनीक से, तो 100% क्षमता के साथ ये तकनीक अपना काम नहीं कर पाता है। तो बांधों के साथ जो पुराने तकनीक से बना है और वर्तमान में जो तकनीक चल रही है उसके साथ कोलैबोरेशन सही से नहीं हो पा रहा वो काम। तो बांधों के रखरखाव में एक तकनीकी समस्या आ रही है। ठीक है, तो तकनीकी समस्या, तकनीकी का अभाव है और अत्याधुनिक तकनीकी चाहिए उससे रखरखाव करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, जिसका हमारे पास अभाव है। इसीलिए हम बांध को समय रहते हुए रिपेयर नहीं कर पाते हैं, समस्या का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने आपको 5-6 पॉइंट बताया इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्योंकि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप 2 या 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, जो पॉइंट आपको बेहतर समझ में आए, उस पॉइंट का आप आंसर लिख दीजिए। और भविष्य में फिर यदि ये क्वेश्चन अधिक शब्दों में पूछता है, 2.5 शब्दों में, या बिहार या यूपी में पूछता है, तो आप फिर उसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि मैंने उतना पॉइंट आपको बता दिया है। समझ गए? तो फिर से हम बता दें, यदि मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप फर्जी मॉडल उत्तर से बचे रहेंगे, जो वो 70, 80, 90, 100 टेस्ट चलता है, अच्छा प्रयास, उससे कभी आप आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं माने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा 2-3-4 साल बाद, फिर आप हमें याद करेंगे। चलिए फिर हम अब आगे चलते हैं। जो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। 2 एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, 2 उदाहरण। तो आपने ऐसे ही लिख दिया 2 उदाहरण, बस यही सब हेडिंग अंडरलाइन कर दिया, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण। तो बिहार के जो बच्चे होंगे या बिहार के जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने नेपाल में बांध बनाया है। ठीक है, जिसको सुपौल में के पास है 56 फाटक कहा जाता है। 56 फाटक वहाँ पे बना हुआ है, कुशहा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यदि उधर के लोग होंगे तो आप जानते होंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी मेला लगती है विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर। तो भारत सरकार के द्वारा 56 फाटक कुशहा बैरेज उसको कहा जाता है, नेपाल में बनाया गया है। ठीक है, और यदि आपको जानकारी हो तो 2008 में ये बांध टूट गया था, ये कुशहा बांध टूट गया था और व्यापक पैमाने पर क्षति हुई थी। सुपौल जिला, सहरसा जिला, मधेपुरा जिला, पूर्णिया जिला, ठीक है, कटिहार जिला, इस एरिया में व्यापक स्तर पर क्षति हुआ था। खगड़िया जिला, इस सब जगह पे व्यापक स्तर पर क्षति हुआ था। अररिया जिला भी लपेटे में आया था, तो काफ़ी अधिक क्षति हुआ था। तो एक एग्जाम्पल तो आप ये दे दीजिए, ठीक है, कि ऐसा हुआ था 2008 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ये घटना घटी थी, लगभग शायद 2021 में ये बांध एक टूटा था। ठीक है, फिर तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, 2 ही एग्जाम्पल पूछा है। लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे कि एक अपने देश से एग्जाम्पल ले लीजिए, एक थोड़ा विदेश से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि अपने देश का एग्जाम्पल देना है, सिर्फ दिया है बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो कोसी नदी आप जानते होंगे, जो बिहार वाला कोसी सप्तकोसी है, सप्तकोसी नदी पे ही बांध बनाया गया है नेपाल में। ठीक है, और वो बहुत बड़ी बांध है, हम उस पर गए हैं, देखे हैं, काफ़ी लंबा बांध है। और वो जब टूटा 2008 में तो काफ़ी भयानक बाढ़ आया हुआ था, काफ़ी जानमाल की क्षति हुई थी। तो एक एग्जाम्पल ये दे दीजिए, और दूसरा एग्जाम्पल आप 1975 में चीन में बांध टूटा था, आप ये दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 2 एग्जाम्पल हम बता दिए हैं। तो आप कम से कम
भविष्य में यदि कभी आपको एग्जाम्पल देना हो तो बिहार वाला वो कुशहा बांध का एग्जाम्पल, कोसी नदी वाला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार कोसी नदी को बिहार में शोक कहा जाता है, बिहार का शोक तो कोसी नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी बहुत खतरनाक है बिहार में। हम भी जानते हैं क्योंकि उस नदी से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, तो दो उदाहरण आपको मिल गया। अब आती है इसके निष्कर्ष की बारी कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा। आप निष्कर्ष क्या लिखेंगे ये बताइए। निष्कर्ष तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। पूछा आपसे नहीं गया, लेकिन देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा कि इस सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, हम कैसे इस समस्याओं का समाधान करें और इससे उभरें। तो भारत सरकार के द्वारा भारत बांध सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, भारत बांध सुरक्षा अधिनियम ये बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। कब बनाया गया है? तो 2021 में बनाया गया था। तो निष्कर्ष में आप इसका जिक्र कर देंगे। ठीक है, और सरकार के द्वारा एक और परियोजना चलाया जा रहा है, बांध सुरक्षा पुनर्वास। दूसरा परियोजना है बांध सुरक्षा पुनर्वास, बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। ठीक है, एवं सुधार परियोजना। तो इसे आप कैसे लिखेंगे निष्कर्ष में? तो आप ये लिखेंगे कि जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रलयकारी होती है, तो प्रलयकारी समस्या को देखते हुए, ठीक है, प्रलयकारी समस्या को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा बांधों की सुरक्षा हेतु भारत बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, ठीक है, बांधों की सुरक्षा हेतु बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 व बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। बांधों से हो रहे, ठीक है ना, भारत बांधों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार के द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत इस परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बांध के आसपास रहने वाले समुदाय, क्योंकि देखिए बांध के आसपास जो समुदाय रहता है, किसी भी हलचल गतिविधि का उसको बहुत जल्दी पता होता है। अगर कुछ अनएक्टिविटी वहाँ होती है तो उसको पता होता है। तो आपको ये लिखना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बांधों के निकट रहने वाले समुदाय को एक साथ समन्वय तरीका से कार्य करना चाहिए था, ताकि आने वाले समय में या भविष्य में ऐसी प्रलयकारी दुर्घटनाओं का पुनर्वितरण न हो, जिसमें लोग कहते हैं कि पुनः ऐसी घटना न हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे, तो ताकि इस घटना का ऐसी घटना पुनः दोबारा ना हो। ठीक है, तो हम निष्कर्ष आप समझ गए होंगे, फिर समझ आते हैं कि बांध सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अंतर्गत बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार, राज्य सरकार व बांधों के पास रहने वाले समुदायों को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए था या किया जाना चाहिए था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो सके। ठीक है, भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो सके और होने वाले आर्थिक क्षति को बचाया जा सके या आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। पूर्ण विराम। समझ गए? तो आपने सुझाव क्या दिया? सरकार की परियोजना का जिक्र कर दिया और सुझाव क्या दिया? केंद्र, राज्य और वहाँ के स्थानीय समुदाय। जब स्थानीय समुदाय को जब तक आप विश्वास में नहीं लेंगे तब तक बांध सुरक्षा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए स्थानीय समुदायों का जीविका वहाँ से चलता है और कुशहा बांध को टूटने के पीछे यह एक बहुत बड़ा रीजन था कि स्थानीय समुदाय उस पर खेती करने लगा, कुछ कारोबार करने लगा, उससे क्या हुआ, बांध में दरारें आने लगी। तो स्थानीय समुदाय को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेके कल उपस्थित होंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।